अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से 6 जजेस का मामला जो है वो अब ज़रा नई टर्न ले चुका है। और फिर जो बेंच बनाया गया है उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। बाकी भी सिलसिला ये हो क्या रहा है, इसकी क्या मुज़मरात हो सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त किस दोराहे पे खड़ा हुआ है, इसकी भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हस्बे रमज़ान कुछ ना कुछ एक छोटी-सी बात आपके साथ उस हवाले से भी कर लेता हूँ। इकबाल के हवाले से। और इकबाल का ये जो बहुत ही खूबसूरत एक शेर है, लेकिन उसमें देखें इकबाल ने कैसे जो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो कि आयतुल कुर्सी भी है। तो उसको अल्लाह ताला के नाम को, अल्लाह ताला की आयत को कैसे इकबाल ने इसमें रोया है। वो कहते हैं कि मिटा दिया मेरे साकी ने आलमे मनो तू, मिटा दिया मेरे साकी ने आलमे मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हू। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शराब है वो पिला के अल्लाह ताला ने मेरे और तेरे के फ़र्क जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये देखें इकबाल का ये कलाम जो है ये हर तरफ से अगर आप देखें तो इसमें आपको कुरान और कुरान का फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ा हयात जो है वो नज़र आता है। और अल्लाह करे कि हम भी उसके ऊपर अमल कर सकें। और साहिब कुरान का भी ज़िक्र हो तो फिर उसका भी ज़िक्र होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब साहिब कुरान का ज़िक्र होता है तो दुरूद शरीफ के लिए आप मेरे से आपको पता ही है कि मैं क्या गुज़ारिश करने वाला हूँ कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, हमारे लिए तो शराफ़त बन जाएगा। और अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ और टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने लगता है कि वो फरमाइश पूरी कर दी है लोगों की, जो आपको कहते थे कि जी आप वालेकुम सलाम कहा करें। अब देखें ना ये हमारे लोग जो है ना ये फरमाइशें भी करते हैं। मेहरबानी है आपकी डॉक्टर साहब, आपने आपने ये किया है। लेकिन ये है कि बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब आज हम तारीख के उस मरहले में हैं कि जहाँ पे अब आप जैसे जो लोग हैं उनका एक बड़ा ज़बरदस्त रोल आ चुका हुआ है। एक तो ये है कि देखें जिस तरीके से आपने देखा कि मामला जो है कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो पॉजिटिव भी हो रही हैं, कुछ नेगेटिव भी हो रही हैं, लेकिन साथ-साथ वो चल रही हैं। एक तो ये है कि तोशा खाना का जो केस था वो उसमें सज़ा जो है सस्पेंड हुई है। चलें उसको देखते हैं कि अब आगे जाके क्या होता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है अपने आप को उस बेंच से, जो कि एक कमीशन जो उन्होंने बनाया गया था उससे। और अब मजबूरन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने 7 रुकनी एक बेंच बना दिया है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बुध से इसको हियरिंग शुरू करेंगे। ये जो 6 जजेस का खत था, आप समझते हैं कि इसने काफ़ी हलचल मचाई है पूरी अदलिया के अंदर? देखें जी, दो बातें मैं पहले करना चाहता हूँ। आपने जो मैं का जिक्र किया, आपने मैं को की का जो तर्जुमा शराब से किया, मैं का हाँ, तर्जुमा मदहोशी से होना चाहिए था। हाँ, 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 इकबाल क्या बात! मदहोशी की बात कर रहे हैं, हाँ, वो हाँ, शराब की बात नहीं करते। उमर खयाम जो बार-बार शराब का जिक्र करता है, वो बेसिकली मदहोशी का जिक्र करता है। टू हाँ, डिस्कनेक्ट विद अच्छा, द मटीरियल साइड ऑफ द हाँ, वर्ल्ड। असल वो उसका हाँ, डिस्कनेक्ट, हाँ, उसका हाँ, ये डिस्कनेक्ट करना और ठीक, एक रूहानियत के ठीक, सफर पे जाना। तो ये मदहोशी ठीक, का जिक्र किया, नंबर हुँ, 1। नंबर 2 बात ये है, तसद्दुक़ जिलानी साहब हमारे दोस्त हैं। हमने लॉयर्स मूवमेंट में हम इकट्ठे थे। ही इज़ बहुत ऑनेस्ट, अपराइट और बड़ी उनकी बैकग्राउंड है। और उन्होंने सिर्फ रिक्यूज़ नहीं किया, उन्होंने उसकी जो उन्होंने खत भी वजूहात लिखा, बताई हैं, वो भी एक हाँ, रिफ्लेक्शन है ऑन द इम्पोर्टेंस एंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। हुँ, देखें, ये अब वक़्त आ गया है इंस्टीट्यूशनल रीअलाइनमेंट का। यानी हुँ, हमने वो अदारे जो हमने अब बनाने हैं, जो आइन के तहत मुल्क और कौम की खिदमत करें, एक कानूनी रोल अपना प्ले करें। ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदारे हैं और सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर लोग एक्सरसाइज करते रहें, ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री तारीख पाकिस्तान की देखें, तो ये लियाकत अली खान के मर्डर से ये स्लाइड डाउन शुरू हुई। हाँ, हाँ, ठीक और बात ये है, फिर और जब मार्शल लॉ लगा पहला 58 का, तो उन्होंने बिल्कुल जितनी गेंद थी उनको रिवर्स कर दिया। यानी जो आज़ादी का सफ़र था, उसको उन्होंने दोबारा रिवर्स कर दिया, वापस ले गए। यानी सारे जो गेंद थे आज़ादी के, वो ख़त्म हो गए। फिर आता है 70 का इलेक्शन, और फिर वो हाँ, 71 का फिर मुल्क टूट गया। और वो जो ये और एक ब्रीफ डेमोक्रेटिक पीरियड आया जिसमें आइन भी बना 73 का, मगर उस आइन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। सी और उस आइन के तहत जो डेमोक्रेटिक गेन्स थे, जिसमें पासपोर्ट रिफॉर्म्स बड़े सीर किए गए, नेशनल आईडी कार्ड्स बने, आइन बना, मुल्क का बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो एक जो फोकस था नेशन बिल्डिंग पे, वो एक बड़ा शॉर्ट लिफ्ट था। और ये जुलाई 77 से ये दोबारा स्लाइड डाउन शुरू हो गई कि जो आपने जो जितने आज़ादी के गेन्स थे, जो डेमोक्रेटिक गेन्स थे, उनको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब ये बड़ा सीरियस मामला, और ये कुछ सिर्फ 6 जजेस की बात नहीं है।
एज एन इंस्टीट्यूशन इन्होंने खड़ा होना है, सी, अपने बका के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफेंस के लिए जुडिशरी का एक रोल है, सी, एज एन इंस्टीट्यूशन। 6 जजेस ने हाँ, तो एक हिम्मत करके उन्होंने एक बात एक छोटा सा काम कर दिया। हाँ, ये तो 60 साल से हो रहा है, 58 से ये चीजें हो रही हैं, बल्कि इससे पहले से हो रही हैं ये चीजें। तो उन्होंने इसको ओपन किया है, इसको बात लेके, ताकि एज एन इंस्टीट्यूशन जुडिशरी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो। अच्छा, अब बात ये है, वो कहते हैं तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे रहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी अब पहला तो रहबरी का रहबरी सवाल। का सवाल है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और वो नाकाम हो चुके हैं, उनको रहने का कोई जवाब नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रहबरी नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने जजेस के लिए। फिर जजेस ने मजबूर होके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रहबरी का सवाल है, ठीक, और उनको एक चांस है डिलीवर करने का, अपनी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने का। अगर वो इसमें नाकाम हो गए तो इनका भी रहने का कोई जवाब नहीं है। अब ये रहजन करने की बात नहीं, रहजन तो है, होता ही रहा है, सी, वो जिस तरह वो कहते हैं सलमान राजा, अब जुलेखा को ठीक करने का वक्त आ गया है, अब यूसुफ को छोड़ दे पीछे, अब जुलेखा पे फोकस करें। तो बात ये है कि रहजन तो है ही और रहे हैं, अब बात ये है कि अब रहबरी का सवाल है। और हमारी जनरेशन, हमने तो वी हैव लिव्ड फॉर दिस डे, सी, हम तो ये देखते हैं, अपनी आंखों से हमने देखा है, स्ट्रगल किया है, सब कुछ किया है। तो अब मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस होनी है, और उसमें फौज का बैरिक्स में जाना अब ठहर चुका है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा, कि 2-4 लोगों को सजा देने से कुछ नहीं होगा। वो मॉडल टाउन मैसेकर में भी हुआ था, उन्होंने लोगों को ट्रांसफर में बाहर भेज दिया, राना सलाह उन्होंने 3 महीने के लिए स्टेप डाउन कर दिया, फिर दोबारा आ गए और हायर पोजीशन पे उनको नवाजा गया, और हायर पोजीशंस पे चले गए, वो तो नवाजते हैं ना उनको, बिल्कुल। और रिवॉर्ड करते हैं। ये कमीशन भी जो बनाया गया था, ये इस निजाम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए बनाया गया था, सी, एक जो ये बनाया था कमीशन। पॉइंट ये है, ये निजाम को अब बचाने का कोई तुक नहीं बनता। अगर हमें मुल्क को लेके आगे जाना है तो ये निजाम नहीं बच सकता। अब निजाम बदलेगा, मुल्क चेंज होगा, अब आगे जाएंगे, सी, और ये दिस इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने देखा, आपने कहा कि रबरी का सवाल है, तो जो रबरी का मौका आप बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास अब आया है, तो उन्होंने तो अपना माइंड पहले ही मेकअप कर लिया हुआ है, और उन्होंने तो जिस तरह के आपने बताया कि कमीशन की बात जब की थी, तो एक तो ये उन्होंने कमीशन का अनाउंस किया, और उसके बाद किया कि उन्होंने पहले मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, जो कि इस वक़्त आप देखें कि जो सबसे बड़ा जो केस बनता है, वो तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ बनता है। तो अगर वो मुल्ज़िम के साथ जाके पहले मिल रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना माइंड भी दे दिया, और उन्होंने अपना इरादा भी ज़ाहिर कर दिया कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए आप समझते नहीं है कि उनको इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, उनको भी इस बेंच से रिक्यूज करना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, इनको भी इस बेंच से रिक्यूज करना चाहिए। और रिक्यूजल का जो कानून है, ये बड़ा 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 वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। बल्कि ये जस्टिस बात जस्टिस मंसूर अली शाह को भी करना चाहिए, वो भी उसमें मौजूद थे। उस मीटिंग में मौजूद थे, मगर मेरा ख्याल है कि कम से कम चीफ जस्टिस को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो मंसूर अली शाह भी जो है, वो अभी तक फेंस पे रहे हैं। वो इतना ओपनली वो उन्होंने लाइन नहीं ली जो जो काजी ईसा साहब ने ली है। तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि रिक्यूज करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को भी। मगर इस वक्त इशू ये है कि जुडिशरी जो है, उस हैज टू स्टैंड अप एंड डिफेंड इट्स एज एन इंस्टीट्यूशन। और ये इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी सारे जजेस की कन्वेंशन बनाए, सब जजेस से पूछें कि उनको, अब लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कुछ महीने पहले रिजाइन किया था, एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट के भी। तो बिल्कुल, दिस हैज शाहिद बीन ऑन, जस्टिस शाहिद। हाँ देखो ना, दिस हैज बीन ऑन गोइंग। तो अब वक्त ये है कि अब इंस्टीट्यूशंस को आइन के तहत सब इंस्टीट्यूशन ने ऑपरेट करना है, और उनकी जो क़यादत है उसने खड़ा होना है, उसने उसको लेके चलना है। सी, ये दिस इज द मैसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें जो हम देख रहे हैं, जो क्राइम कह रहे हैं, वो यही है कि लोग कहते हैं जी कि जस्टिस फायद ईसा साहब जो हैं, उनका कुछ एक्सटेंशन का मूड है, और उनके लिए एक्सटेंशन की ये सारे बंदोबस्त हो रहे हैं। ये IRY ने भी खबर दी है परसों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर एक्सटेंशन वगैरह की बातें हो रही हैं, और पहले से ये सब लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इसका अब क्या हल होगा? किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो इस जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं उनके ऊपर, उसको कैसे वो थ्वाट करेंगे? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर वो नहीं, एक्सटेंशन के ऊपर पहले से उनसे बातचीत हो चुकी भी है, तो ये तो बड़ा गलत बात है ना, ये तो फिर बहुत ही पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू। देखिए, एक्सटेंशन का वो चाह नहीं रहे, ये निजाम को बचाने वाले उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। सी, इस वक्त जो मौजूदा निजाम है, ये सिस्कियां भर रहा है, ये आखिरी उसमें दमों में है। अब इसको जो निजाम को बचाने वाले हैं वो डेस्परेट हैं, दिस शोज डेस्परेशन।
और सारी लॉयर्स मूवमेंट जिसमें इतनी देर वो चली, सब कुछ हुआ और उसके नतीजे में जो रिफॉर्म्स हुए उसको भी अनडू करना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पे वो सारी मूवमेंट चली थी, जो लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 की भी। तो पॉइंट ये है, एक्सटेंशन का तो सवाल ही नहीं है, देखे ना, वो तो इट विल ट्रिगर अनदर रिवोल्ट। इस वक्त ये है कि एज एन इंस्टीट्यूशन जुडिशरी हैज टू स्टैंड अप, और अगर काजी साहब स्टैंड अप नहीं करेंगे तो ये फिर इनको क़यादत से अलग होना पड़ेगा। इस वक्त जुडिशरी भी जो है और जो लीगल कम्युनिटी सारी है, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। 2007 में भी ये था और अब भी वही सर्वाइवल का सवाल है। ये सिर्फ काजी साहब, ये एक इंडिविजुअल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एज एन इंस्टीट्यूशन दे हैव टू स्टैंड अप। ये है एज इंस्टीट्यूशन जो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अभी आपने जिक्र किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अब उनके बारे में भी आप देख लें कि किस तरीके से, एक तो यह है कि वो लंबे लंबे तारीखें दे रहे हैं पीटीआई के केसेस के ऊपर, वो खुद बैठते हैं, पीटीआई उनको कहती है कि जी हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं तो आपकी गल सुननी नहीं, मैं जो भी होगा केस मैं नहीं बैठना है उसके अंदर, वो भी नहीं। तो जब ये इस तरह की चीजें होती हैं, और मुझे याद आ रहा है सादत हसन मंटो ने कहा था कि कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो इल्जामात लग रहे हैं अदलिया के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर, तो ये तो ओवरऑल जो है हमारा सिस्टम, उसके लिए इट्स नॉट अ गुड ओमेन फॉर इट। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मगर ये देखें, ये इल्जाम बड़े अरसे से लग रहे हैं, और दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट्स, खासतौर पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स आई हैं, इन्होंने बड़ा इनरोड्स किए जुडिशरी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, अपने मतलब के लोग लगाए, उन लोगों को लगाया जो इनके सबसर्विएंट थे, लॉयलिस्ट थे, सी, जो जिनसे इन्होंने लॉयल्टी का ओथ लिया हुआ था, जो सिस्टम में नहीं बिलीव करते थे, लॉयल्टी में बिलीव करते थे, और वो लोग अब ऊपर आ गए। और उनमें अनफॉर्चुनेटली जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो इज वन ऑफ देम। देखे ना, उनका तो चैप्टर क्लोज होना चाहिए, और वो इस वक्त बड़े डेस्परेट है। उनका तो चैप्टर क्लोज होना चाहिए, बिकॉज वहां से बात शुरू हुई, उनको बताया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखा ना, उनका चैप्टर क्लोज होना चाहिए। और एक और चीज जो है, ये एक और भी चीज इन्वेस्टिगेट होने वाली है कि 2022 में अप्रैल में जो रात को अदालतें खुली थी, वो किसके कहने पे खुली थी, वो किसके ऑर्डर पे अदालतें खुली थी, और वो क्यों खोली गई थी। देखे ना, इस पे भी डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए, वो किसके कहने पे खोली गई थी। क्या जनरल बाजवा के ऑर्डर पे खुली थी अदालतें? वो क्या जनरल बाजवा से ऑर्डर ले रहे थे, सी, या उनका एप्लीकेशन हुई थी, या उनको कोई उन्होंने सुबह मोटर एक्शन था, क्या था, व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रिगर्ड कि रात को अदालतें खोली गई एक सिविलियन गवर्नमेंट को कॉर्नर करने के लिए, जब एक प्रोसेस चल रहा था असेंबली के अंदर और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल वाज ऑन, उसको खोलने की क्या वजह थी, क्या जरूरत पड़ गई? आपको वैसे काजी फाइज साहब से आपको उम्मीद है कि वो विल ही कम ऑफ एज? क्योंकि अभी तक जो भी हम उनका पैटर्न देख रहे हैं, वो हर केस में उनका जो केस जो भी उन्होंने अभी तक सुना है पीटीआई के हवाले से, उसमें उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो सब उनके खिलाफ दिए हैं। बल्ले का केस देख लें आप, आरओज का केस देख आप, उसमें हर चीज में उन्होंने उनको टारगेट किया। और यूं लगता है जैसे लोग कहते हैं कि वो एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो मिनिमाइज करना है, उसका साइज जो है वो कट टू साइज करना है। तो ये इनसे आप कुछ उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, मैं उनकी न्यूट्रलिटी पे मुझे शक है, सी, और अब उनका जो बिहेवियर रहा है, वो पिछले जो फैसले हैं उनमें उनकी न्यूट्रलिटी पे मुझे शक है, मगर उनकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे इतना शक नहीं है, क्योंकि देयर लॉट ऑफ पीपल, पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो फेंस पे बैठते हैं, जिनमें इतनी करेज और वो नहीं होती कि वो स्टैंड अप करें और डिसेंट करें। पाकिस्तान में वो डिसेंट का कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं समझता हूं कि ये काजी साहब जैसे जो लोग हैं, ये फेंस पे बैठने वाले लोग हैं, जो देखते हैं कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किसका पल्ला भारी हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये फैंस पे तो नहीं बैठे हुए, वो तो बाकायदा गेम खेल रहे हैं, वो तो गेम का हिस्सा लग रहे हैं। क्योंकि अगर वो फैंस पे बैठे होते तो ये बल्ले वाला केस जो था, देखे ना आज हम पूरा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। आज देखें, आज ही ये फैसला आपने पढ़ लिया होगा कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके, फॉर एग्जांपल ये जो पीटीआई के लोग हैं, इन सबको कह दिया जी कि ये आजाद हैं। अब ये क्यों कहा है कि क्योंकि आज सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, अब उसमें उन्होंने वो बंदे खरीदने हैं, वो सब उन्होंने अपने वोट डलवाने हैं। तो ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा ये इनको, काजी साहब को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ काजी साहब को तो सब कुछ नजर आ रहा है, मगर वो इस वक्त वो उनका जो टिल्ट है, वो ताकत की तरफ है। मेरा मतलब उनका जो टिल्ट है वो ताकतवर न्यूट्रल तो ना तरफ है। न्यूट्रल भी ना हुए और क्रेडिबल भी ना हुए। देखिए न्यूट्रलिटी जो है ना, मैं तो कहा, मैंने कोर्स किया ना, न्यूट्रलिटी जो है वो ये ग्रे एरिया के खिलाड़ी है पाकिस्तान में ना।
ब्लैक एंड व्हाइट अब बहुत कम हो गया है। जो मेरे वालिद की जनरेशन थी वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में बिलीव करते थे। सही, अब जो है वो ग्रे एरिया के खिलाड़ी बहुत है, ब्लैक एंड व्हाइट एरिया के खिलाड़ी कम है, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया के खिलाड़ी उनका नुकसान बहुत हुआ है, उनको बहुत बुरी तरह कॉर्नर किया गया। इमरान लेकिन खान इज एन डॉक्टर साहब एग्जांपल। उनके अंडर हिज वॉच अभी भी एज वी स्पीक, आज देखें सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं और ये फैसला आ गया जी कि वो आज़ाद मेंबरान हैं, तो इसका मतलब है कि ये पीटीआई को मजीद डिनाई करना चाहते हैं, उनकी जो सीटें बन सकती थी वो भी अब उनको नहीं मिलेंगी, फिर उनके जो लोग हैं उनको ये खरीदेंगे या उनको कोर्स करेंगे, जिस तरह भी करेंगे। तो ये क्या, ये नजर नहीं आ रहा हमारे चीफ जस्टिस साहब को अंडर हिज वॉच जो कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। और वो डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्लान। देखो ना, इस वक्त तो अभी तक कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई को अरीना से निकाला जाए। ये कोशिश कोई नहीं कर रहा कि फौज बैरिक्स में जाए। देखे ना, अब वो एक एक जो एक, असल इशू है। एक जो असल इशू क्रॉस ओवर है वो ये है कि ये रास्ता उस तरफ होना चाहिए कि फौज का बैरिक्स में जाना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इमरान खान या पीटीआई को बाहर निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे भी ये असेंबलीज जो हैं, जितनी इस तरह की हरकतें होंगी उनकी क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोगों का एतमाद इन असेंबलीज पे और कम हो जाएगा। सी, आप मैनिपुलेटेड असेंबलीज पे लोगों का एतमाद वैसे ही नहीं है और कम हो जाएगा। सी, इस वक्त जो सारी आइज हैं वो सिविल सुपरमेसी पे, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस्ड है। और ये जो सारे एफर्ट्स हो रहे हैं ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहे हैं, विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट हो रहे हैं, अदारों की रीअलाइनमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, ये स्टेटस को बचाने के लिए हो रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू करने के लिए हो रहे हैं। सी, ये जो सारी चीजें हैं ये उस डायरेक्शन के लिए हो रही हैं। और ये अब ये नहीं चल सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। देखा ना, अब क्योंकि जुडिशरी में एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो खड़ा हो गया है, एंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैट इज आउट ऑफ द बैग ना। सी, अब ये हर अदारे को अपने एम्बिट में काम करना होगा और कोई तरीका कार नहीं है। और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होंगे, जिसका मैंडेट होगा वो फॉलो होना होगा। सी, ये जो है मैनिपुलेशन ये सारी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये जो पुराने पीएमएलएन वाले भी कि जी हमसे बड़ी ज्यादती हुई थी, वो पीपल्स पार्टी वाले जी भुट्टो साहब को उन्होंने कर दिया था, बड़ी ज्यादती हुई थी। भाई ज्यादती तो हम भी कह रहे हैं ज्यादती हुई थी, ज्यादती होती आ रही है, तो हमने खत्म करना है। सी, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। और वो इसीलिए ज्यादती हो रही है कि अदारे जो है अपने एम्बिट में ऑपरेट नहीं करते, और उनको एम्बिट में ऑपरेट करना है, आज से करना है। सी, अब पीछे को तो हम भुट्टो साहब को जिंदा नहीं कर सकते, तो एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट। मगर इशू ये है कि हमने इन अदारों को अपने एम्बिट में लेके आना है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। दिस इज द ओनली वे। डॉक्टर साहब ये जो ओनली वे फॉरवर्ड जो आप कह रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आपने कही है वो यही है कि इनका बैरिक्स में जाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अदलिया है उसको भी अपने पाँव पे खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पाँव पे खड़े नहीं होंगे और अपने आप को असर्ट नहीं करेंगे तो इनको इसी तरह डिक्टेशंस मिलती रहेंगी। और खास तौर पर ये जो भी हमने देखा है, ये जो 6 जजेस का खत है, मेरे ख्याल में तो ये एक बारिश का पहला कतरा है जिसने ये साबित कर दिया है कि अंदर सिस्टम के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इसके खिलाफ बोलना शुरू करें। और वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम देखेंगे कि शायद इस पे आप भी एग्री करेंगे कि जो बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, उससे भी कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएँगी, मेरा ख्याल है। डू यू एग्री विद इट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आवाज़ें देखें, वो मैंने जिस तरह वो कहा, अब ये रहबरी का सवाल है। देखें ना, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो 6 जज हैं, उन्होंने पहले रहबरी अपने चीफ जस्टिस को उसका मौका दिया रहबरी का। जब उनके अपने चीफ जस्टिस फेल हो गए रहबरी में, अब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रहबरी का मौका दिया। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी फेल हो जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है, फिर किसी और को रहबरी करनी पड़ेगी। Somebody else have to कौन lead. करेगा? फिर कौन करेगा? कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, अब जब वो लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, उस वक्त फिर वो जस्टिस खलील रहमान रमदे जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की, या जस्टिस भगवान दास ने सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप संभाली थी उस वक्त। तो ये रहबरी जो है, ये दिस हैज टू बी अर्न्ड। लीडरशिप जो है वो आपको कोई ताज सर पे ऐसे नहीं पहना देता। सी, लीडरशिप हैज टू बी अर्न्ड। सी, अगर आप अगर आप लीडरशिप का रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये लीडरशिप इज नॉट गारंटीड। सी, लीडरशिप स्लिप कर जाएगी, यू बिकम इररिलेवेंट, somebody else will lead, somebody will else come in the leadership position. ये तो ह्यूमन हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट, एक सबक है। जानवरों में देख ले, द एबलेस्ट ऑलवेज लीड्स। जो सबसे एबल होता है वो लीड करता है। वुल्व्स को देखें, टर्की वाले तो वुल्व उनका बड़ा निशान है। तो द एबलेस्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वुल्व होता है वो लीड करता है। देखे ना, तो ये लीडरशिप तो है ही उसके हाथ में, जो लीडरशिप को निभाता है, जो लीड करता है, जो आगे लेके चलता है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो he'll be obsolete, he'll be
he'll be out. See? अभी देखिए तो ना, ये ये जो इन्होंने इसको नोटिस लिया है डॉक्टर साहब, इसमें आप जी, देखें कि इन्होंने जो एक बेंच तश्कील दिया है, ये 7 रुकनी बेंच है। इसमें जी, एक तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जी इसको फुल कोर्ट होना चाहिए था। अच्छा जी, चलिए, अगर आपने 7 भी बनाए हैं तो उसमें भी वो जो जो जजेस जो समझे जाते हैं कि वो जो इनके खिलाफ हैं, जो इनकी बात नहीं सुनते, जस्टिस मुनीब साहब इंक्लूडिंग, जो कि बहुत ही हुँ, ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, उनको हुँ, इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया। इसमें हुँ, उन्होंने जो नए इवन जो डॉक्टर जो जो जस्टिस नए आए हैं, जस्टिस नईम खान साहब, उनको शामिल हुँ। कर लिया, लेकिन जो सीनियर लोग हैं उनको शामिल नहीं किया। तो ये फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए था? नहीं जी, ऑफ कोर्स फुल असल में तो ये जितनी सीरियसनेस ऑफ द मैटर है, बनना फुल कोर्ट ही चाहिए था। मैं आपसे इससे मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मगर साथ-साथ मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जो 7 रुकनी बेंच है, ये भी अगर इन्होंने कोशिश की इसको मैनिपुलेट करने की, तो यहाँ भी डिसेंटिंग वोट्स होंगे। सी और कई दफ़ा जो डिसेंटिंग वोट्स हैं, वो भी एक एक मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे भुट्टो साहब के केस में जो 3 डिसेंटिंग जजेस थे, देखें ना इवेंचुअली हमने 40 साल के बाद हमने माना कि वाकई उनका फैसला सही था। तो मैं समझता हूँ कि ये 7 का भी जो बेंच है, इसमें भी अगर उन्होंने कोशिश की इस मैनिपुलेट करने की और इसको स्टेटस को बचाने की, तो दे विल बी अ डिसेंटिंग वोट इन दिस आल्सो, और वो भी कन्वे करेगा और वो भी एक नई लीडरशिप इमर्ज होगी उस डिसेंटिंग वोट के थ्रू। तो ये अभी भी देयर इज स्टिल होप, बट आई एग्री विद यू कि होना चाहिए था, फुल बेंच ही होना चाहिए। ये बात मैं आपसे एग्री करता होना हूँ। चाहिए। वैसे वैसे डॉक्टर साहब, एक एक थोड़ा-सा साइड लाइन पे एक इश्यू, इस पे ज़रा मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए। अब ये जो जजेस का हमारे यहाँ मामला है, जिस तरीके से जजेस हमारे आते हैं, इनको जिस तरह के नॉमिनेट कर दिया जाता है, ये ऊपर आ जाते हैं, सब कुछ होता है। ये प्रोसेस भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब हम अमेरिका में होते थे, तो अमेरिका में जो जजेस थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते थे। उनको लोग वोट देते थे कि भई आप आपको हम वोट दे रहे हैं। वो एक लोगों का एक कॉन्फिडेंस उनके पीछे होता था। ये तो जो जिसको जीत चाहता है उसको ये नॉमिनेट कर देते हैं, और पता नहीं किस प्रोसेस के थ्रू आके जनाब वो जज बन जाते हैं, और इतने बड़े-बड़े जो है उठाते हैं, और फिर वो ज़ाहिर है कि वो बिकना भी शुरू हो जाते हैं, और साथ-साथ उनके दूसरे काम भी शुरू हो जाते हैं। कुछ स्टेट्स में अमेरिका में आपकी बात ठीक है, इलेक्ट होते हैं जजेस, सब में नहीं, कुछ स्टेट्स में जजेस आर इलेक्टेड। मगर उसके हाँ, बारे में लेकिन भी सिस्टम लोगों तो को, है ना। हाँ, एक सिस्टम है इलेक्शन का, उसके बारे में भी लोगों का ओपिनियन अगेंस्ट एंड फॉर दोनों है। देखिए, हमारे जो बेसिक फ्लॉ वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एक बैलेंस होगा बिटवीन दोज जजेस हु कम थ्रू द सिस्टम एंड दोज जजेस हु बी अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द हायर जुडिशरी, यानी हाई कोर्ट्स में जो अपॉइंट होंगे। ये उसका एक बैलेंस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हुँ। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सिस्टम में से जजेस हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। हालांकि जो सिस्टम के थ्रू जजेस आते हैं वो सिस्टम को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी वर्किंग को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। यानी सिविल जज होते हैं, सीनियर सिविल जज होते हैं, फिर वो एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज बनते हैं, फिर उनको आना चाहिए अदालत में। तो वो जो रेशियो है वो भी डिस्टर्ब है हमारे यहाँ बहुत। तो पहले तो चीज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि जो सिस्टम से जुडिशरी में से लोग आते हैं उनकी भी प्रमोशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। सी और उनका हक भी बनता है, उनका राइट भी बनता है। सी क्योंकि उन्होंने सर्व किया होता है जस्टिस डिपार्टमेंट में। ये जो लेटरल एंट्री ज्यादा जो खराब हुई हैं, ये आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट हुई हैं, ये अगेन फिर लॉयल्टी पे चली गई। सी उन्होंने वो हाँ, देखा कि जो वकील ज्यादा डांस करते थे चीफ जस्टिस की, उसके उसके गाड़ी के आगे, उनको प्रमोट किया गया, हाँ, उनको उनको उठाया गया, हुँ। उनको अपॉइंट किया गया। सी ये चीजें बाद 2007 के बाद ये ज्यादा खराब हुई मामला। और वो बात फिर वहीं आती है कि वो पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि छोटे लोग बड़े ओहदे, और वो भी लॉयर्स मूवमेंट का भी जो आउटकम था बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और बड़ा जितना हमने, डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, और जितना, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने एक्सटेंशन की बात की, जब वो उनका टर्म खत्म हो रही थी चौधरी इफ्तिखार साहब की, तो इफ्तिखार उस वक्त भी ये शोशा छोड़ा था शेख रशीद साहब ने कि जी जो उनका पीरियड था, जितना पीरियड वो डिपोज रहे एज चीफ जस्टिस, वो उनको दिया जाना चाहिए, यानी उनको एक्सटेंशन होनी चाहिए। सी एक्सटेंशन ये है, हाँ। उस वक्त ये डिबेट हो रही थी, शोशा छोड़ा था शेख रशीद साहब ने। अच्छा, हुँ, मेरी तसद्दुक जिलानी साहब से एक शादी पे मुलाकात होगी उसी दौरान। तो मैंने जिलानी अच्छा। साहब को कहा, मैंने कहा जिलानी साहब, आपको मालूम है लॉयर्स मूवमेंट में हम इकट्ठे थे, साथ थे, हम सड़कों पे निकले और हमने चीफ जस्टिस को बहाल किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमें उनको निकालने के लिए दोबारा सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। तो जिलानी साहब हाँ, एकदम शॉक में चले गए, मुझे कहते हैं अरे ये आपने क्या बात कर दी। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपको ये कन्वे कर दें टू द एवरीबॉडी एट द हाईएस्ट लेवल कि हम कोई एक्सटेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सड़कों पे हाँ। आके इनको बहाल किया था, अब अगर हमें सड़कों पे आके इनको इसके लिए खैर नहीं बात, बहाल किया था। हाँ, हाँ, और खैर बात करना हो तो हम करेंगे।
तो मुझे अभी भी याद है, तो जिलानी साहब शरीफ आदमी है, तो उनके लिए ये बात जो थी ना बड़ी वो गरां गुजरी के यार इन्होंने ये क्या, और गालबन वो कन्वे भी हुई। तो ये एक्सटेंशन इज नॉट इजी। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। एक्सटेंशन का तो कॉन्सेप्ट ही बंद हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल है ही नहीं। फिर तो अच्छा सारा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताएं कि आखिर में टाइम थोड़ा रह गया, ये जो फैसला आया तोशा खाना का और उनकी सजा सस्पेंड हुई है इमरान खान की और बुशरा बीबी की, ये कुछ आपको लग रहा है कि ये आइंदा चंद दिनों में जो ये सारे फैब्रिकेटेड केस हैं इनके फैसले आ जाएंगे और इमरान खान की जमानत जो है वो हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे? आपको नजर आ रही है ईद से पहले या इससे फौरन बाद? ईद के पहले तो नजर नहीं, ईद के फौरन बाद मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि देखे ना अब जो चीजें हैं वो इन दी ओपन आ रही हैं। वैसे ही मुकदमों में कुछ नहीं है। अब जो साइफर का मुकदमा है वो गवर्नमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन 1928 का है। देखे ना, इट्स अ जोक। हालांकि हमने 2017 में यहाँ बिल पास कर दिया राइट टू इंफॉर्मेशन का, ये राइट टू सीक्रेसी एक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ये है, इमरान खान के जो मुकदमे हैं ये रेलेवेंट उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इशू है। इशू ये है कि यहाँ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ होगी या नहीं होगी। इस किस्म के फ्रिवलेस मुकदमे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वो दफा 144 एमपीओ जिसमें लोगों को जाके सुप्रीम कोर्ट छोड़ता है, ये अरेस्ट कर लेते हैं, ये सारी चीजें खत्म होगी। सी, इनका खत्म होने का वक्त आ गया है। सी, और ये अब वन बाय वन ये डेस्परेटली कोशिश करेंगे कि सिस्टम को बचाने की, इसीलिए ये थोड़ी ढील भी दे रहे हैं, नरमी भी कर रहे हैं कि किसी तरह सिस्टम बच जाए। सी, किसी तरीके से जैसे वो हमाद अजहर भी आज अपीयर हो गए हैं और वो चौधरी फवाद की भी जमानत हो गई है। जी, तो अल्लाह करे कि वो भी छूटे। और खासतौर पे डॉक्टर साहब, ये जो ईद से पहले ये मैं चाहूंगा कि आप इस पे आपकी भी आवाज आए कि ये जो खवातीन हमारी अंदर हैं उनके बारे में तो इनको थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि शर्म हया करनी चाहिए कि जो खवातीन बेचारी अंदर है, अभी तक कोई केस नहीं चल रहा उनके ऊपर, कुछ उनके ऊपर साबित नहीं हुआ, वो बेचारी अंदर बैठी हुई है 10-10 महीनों से, तो उनको तो छोड़े ना, कम से कम ईद के ऊपर कोई तोहफा थोड़ा सा तो दे देना उनको। नहीं जी, तोहफा क्या है, उनका हक है। आप तो यू आर वेरी काइंड अगेन, उनका राइट है, उनसे जुल्म हुआ है। देखे ना, उनका ना चलान पेश हुआ, ना अदालत में मतलब प्रॉपर्ली उनको प्रोसिक्यूट किया गया, ना चार्जशीट किया गया। ये तो जुल्म है, ये वो हक उनका राइट बनता है। ये ना सिर्फ उन खवातीन को, सबको छोड़ना चाहिए। कोई बेतुकी चीज है ये, बिल्कुल बेतुका। सारा जो 9 मई वाला जो मामला है, ये सारा बेतुकी चीज है। दिस शुड कम टू एन एंड। अगर इसमें कुछ होता सब्सटेंस तो अब तक ये हो जाता। ये सारा कोशिश की जा रही है अभी भी सिस्टम को बचाने की। अब हमने किसी सूरत में इस सिस्टम को नहीं बचाना। मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। इस पे कोई समझौता नहीं होगा, और इमरान खान इज वेरी क्लियर ऑन दिस, सी, कि हमने किसी सूरत में इस सिस्टम को नहीं बचाना। इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े कौम को, हमें जाना चाहिए, और हमें बिल्कुल मुल्क और कौम के लिए जरूरी है। कब तक हम आजादी की जंग लड़ते रहेंगे? सी, मुझे अभी भी उनके अल्फाज याद आते हैं जो पाकिस्तान मूवमेंट के वर्कर्स थे, मेरे वालिद को जो मिलने आते थे, वो बेचारे ये कहते, खोती रही बोर्ड थल्ले, खोती रही बोर्ड थल्ले। देखा ना, अब कितनी देर ये खोती बोर्ड थल्ले रहेगी? उसका जरा मतलब ही लोगों को समझा देना कि मतलब ये है कि बात नहीं कि वही है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे आने का, है ना? नहीं, हमें छोड़े, कौम को कोई फायदा नहीं हुआ। हम वो बेचारे अपनी बात नहीं करते थे, वो कहते थे कौम को फायदा नहीं हुआ। वो थानेदार वही थानेदार रहा, वही ब्रिटिश ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो ना, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपने 1928 के सीक्रेसी एक्ट पे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया, उसको अंदर किया हुआ आपने कई चंद माह से, इट्स अ जोक। एमपीओ के तहत आपने लोगों को अंदर रखा हुआ, इट्स अ जोक। किस किस्म की आजाद मुमलिकत है, और लोगों के घरों में जाके आप घुस जाते हैं, अटैक करते हैं। अच्छा, एक और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे ये भी कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल रीअलाइनमेंट और रिफॉर्म्स जरूरी हैं, मगर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बियॉन्ड रिफॉर्म्स हैं, बियॉन्ड रीअलाइनमेंट है। लाइक पंजाब पुलिस ही ठीक हो सकती एज ए प्रोफेसर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मैं फिर ये हाईलाइट कर रहा हूँ बात, इन सबको घरों में भेजना चाहिए। हाँ, इसको दोबारा रेज करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि दुरानी साहब भी जो आए थे, हाँ, ये बिल्कुल, ये दिस हैज टू बी। और ये जो इस वक्त जो मामला है, देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। अब हमने आगे जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, और हर इंस्टीट्यूशन को अपने एम्बिट में ऑपरेट करना है। और ये जंग इंस्टीट्यूशंस की है, इंडिविजुअल्स की नहीं है। नो स्टेटस को, बिल्कुल नो स्टेटस को, बिल्कुल ठीक। चलें जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।